हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल मिश्रा एक बार फिर आप लोगों का अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छात्रों ने विश्वव्यापी आंदोलन किया जिसका नाम था मैं हूं बेरोजगार। उसका क्या नतीजा निकला। इसके बाद यदि जो छात्र पहली बार इस कंपटीशन रूपी महाकुंभ में आए हुए हैं, इस महाकुंभ को नहाने, तो उनके लिए सबसे पहले क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। मतलब मैथ के लिए कौन सी बुक, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक और जीएस के लिए कौन कौन सी बुक उनको पढ़ें। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि किस राइटर की बुक से अच्छा आता है, किस में मटेरियल अच्छा है, वो सारी चीजें मैं आज आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तीसरी चीज, मैं आज कंपटीशन मैथ में पहला टॉपिक संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, उसको आज मैं स्टार्ट करूंगा और उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल में है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शिक्षा दान महादान है। यदि आपने मेरे चैनल को शेयर किया तो आपने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया, तो मां सरस्वती आप लोगों का कल्याण करेंगी। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्त, हुआ क्या था कि अभी कोरोना महाकाल में बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रही थी, या इसके पहले से बहुत सारे छात्र वेट कर रहे थे। एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, और भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो पेंडिंग में पड़े हुए थे। हमारी सरकार सोई हुई थी और छात्र जो इतनी मेहनत से बाहर रहते हैं, वहां कमरा लेते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खाते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, जो भी सारी चीजें वो करते हैं, वो कैसे कर रहे हैं इसका अंदाजा सरकार को नहीं था। तो वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम था मैं हूं बेरोजगार। सारे स्टूडेंट अपने आगे मैं हूं बेरोजगार लिख करके सरकार के सामने गए, और इस धरने का, इस मुहिम का ये नतीजा निकला कि एक हफ्ते पहले हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ये घोषणा की कि रेलवे एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम जो पिछले साल जनवरी फरवरी में भरवाए गए थे, 2 साल होने वाले हैं और अभी वो एग्जाम हुआ नहीं था, तो उस एग्जाम की एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो जुड़े हैं मेरे इस वीडियो से तो वो जान लें कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू होगा। जी हाँ, 15 दिसंबर से अगले 3 या 4 महीने तक ये एग्जाम चलेगा। तो जो भी रेलवे की तैयारी में लगे हुए थे स्टूडेंट, जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, तो वो लोग अपनी पढ़ाई में जुट जाए, क्योंकि आज है 16 तारीख, 16 सितंबर, और अगले 15 दिसंबर के से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 3 महीने हैं, मतलब 90 दिन। और मेरा ये पर्सनली अंदाजा है कि यदि कोई भी काम शुरू किया जाए और उसको 90 दिन तक पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से यदि किया जाए तो वो काम जरूर सफल होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अब सब कुछ छोड़ करके बस आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। जो भी पढ़ाई आपकी स्टॉप थी उसको फिर से कंटिन्यू कीजिए, और माइंड से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम की डेट क्लियर हो गई है, तो आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, तो इसमें ऐसे कैसे स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने पहले तैयारी की होगी, कई सारे एग्जाम भी दे चुके होंगे, वो इस एग्जाम में बैठेंगे। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट ये भी हैं जो पहली बार इस एग्जाम में बैठेंगे, वो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें हम लोग फ्रेशर कहते हैं। तो ऐसे फ्रेशर के लिए मैं कुछ किताबों के नाम बताना चाहूंगा
जिसके वो लोग मार्केट में ले लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। आप किसी भी कंपटीशन शॉप में जाइए, इतनी सारी बुक्स हैं, क्योंकि मैथ की ही कम से कम 20-25 तो आपको किताबें मिल जाएंगी। लेकिन आप लोग कौन सी बुक लें, उसका मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। तो जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों के पास ये किताब नहीं है, वो इस किताब को पढ़ें। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यदि ये वाली किताबें आपने पढ़ ली, पूरी अच्छे से लगा ली या याद कर ली, तो श्योर है कि आपका ये महाकुंभ का स्नान हो जाएगा, मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की रहेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि कुछ बुक्स के नाम है, शॉर्ट में बता के करके फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो जैसे सबसे पहले मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूं, जैसे मैं सबसे पहले मैथ की बात करूं, ठीक है। तो मैथ में यदि बुक लेनी है तो इसकी दो बुक बहुत अच्छी चलती हैं, जो बेसिक, जो शुरुआत के बच्चे हैं, तो उनके लिए एक किताब आती है एच.डी. यादव। आप मार्केट में जाएंगे, आपको ये किताब आपको मिल जाएगी। आप जाइएगा, कह दीजिएगा कि एच.डी. यादव की मैथ की कंपटीशन की बुक दे दीजिए, वो दे देगा। तो पहला एच.डी. यादव और दूसरा आपका एक आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैथ यदि आपको पढ़ना है तो आप ये दो बुक परचेज कर लीजिएगा मार्केट से। 600 रुपए की आसपास की किताबें होंगी ये। लेकिन यदि आपने इन दोनों बुक को पढ़ लिया, इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, तो आई विल मेक यू श्योर कि आप मैथ में कभी भी फेल नहीं होंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अच्छी किताब से, मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, या जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे भी यदि आप पूछेंगे तो आपको इन्हीं किताबों के नाम बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरी हम बात कर लेते हैं, रीजनिंग में सर हम लोग क्या क्या पढ़े, रीजनिंग में कौन सी बुक हम लोग लें जिससे कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। सर हम आ तो गए हैं इस महाकुंभ में, लेकिन बताइए तो, इतनी भीड़ है, कहीं हम खो ना जाएं, फिर बाद में अनाउंसमेंट करके हमको बुलाना पड़े, या फिर कहते नहीं भैया मेरा भाई तो कुंभ में खो गया। तो कुंभ में अक्सर काफी लोग खो जाते हैं, ठीक है। यदि उनको सही गाइडेंस ना मिला, सही चीजें ना मिल पाई, तो वो क्या होते हैं, खो जाते हैं। तो आपको खोना नहीं है, आपको तो वहां पे स्नान करना है, और स्नान ही नहीं, आपको शाही स्नान करना है। तो ये आपका शाही स्नान है। अगर आपने ये किताबें ली, ये पढ़ा, और जो मैं कहता हूं यदि आप उसी रास्ते पे चले, तो आप बहुत ही अच्छी जगह पहुंच करके बढ़िया स्नान करेंगे, शाही स्नान, और बहुत अच्छी तरीके से वहां से वापस आएंगे। तो देखिए रीजनिंग, रीजनिंग में आप एक आती है मास्टर रीजनिंग। रीजनिंग एक किताब है, मास्टर रीजनिंग, ये अरिहंत प्रकाशन की है। किसकी है ये, अरिहंत प्रकाशन की है। काफी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी किताब होगी, इसमें हर प्रकार की रीजनिंग है। रीजनिंग आपकी 3 प्रकार की होती है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग। ये तीनों रीजनिंग इसी पूरी किताब में है। किसी किसी एग्जाम में सिर्फ वर्बल आता है, नॉन वर्बल नहीं आता, किसी किसी में नॉन वर्बल आता है, वर्बल नहीं आता, किसी किसी में बैंकिंग में तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग ही आती है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी एग्जाम हो, आप रीजनिंग के लिए ये किताब परचेज कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑल इन वन किताब है रीजनिंग के लिए। इसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि कंपटीशन में इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश कौन सी इंग्लिश आएगी, ग्रामर वाली इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर आती है। इस समय गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आता है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सब वीडियो बनाई जा रही है, और बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का प्यार हमको यूं ही मिलता रहेगा। आप जितना ज्यादा हो इसको आप शेयर करेंगे, और आप खुद भी सीख करके आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तब टीचर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है मालूम है, जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट यदि अच्छा करता है। सिर्फ टीचर और माँ बाप, गुरु, माता पिता, यही 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से खुश होंगे। ध्यान देना, मेरी बात गौर कीजिएगा, बोलता हूं पास आकर के कि शिक्षक, माता पिता, ये 3 ही ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस से
क्या होंगे, खुश होंगे। अदरवाइज कोई भी आपकी सक्सेस से खुशी नहीं होता, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिलेशन में चाचा हो, चाहे मामा हो, ठीक है, कोई भी खुश नहीं होते हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी किसकी होगी, मुझे, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा बताया गया है। मालूम होगा, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसलिए गुरु की रिस्पेक्ट करें आप लोग। गुरु जो बताता है उसकी बातों को सुने, समझे और उसको अमल में लाएं, तभी आप सक्सेस होंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, चाहे जिनको आप ले लीजिए, सभी ने छोटे में ही गुरु के यहां गए थे। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई और अल्प काल सम विद्या पाई। तो भगवान राम, जब तो वो भगवान है, जब वो भी गुरु जी के पास गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आप लोग भी शिक्षा प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप छोटे हैं, आपको जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो गुरु होता है वो सारी चीजों को जानता है और आपको वो चीज बताता है, ताकि आप अपने मार्ग से भटके नहीं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे थे। मैथ आती है कंपटीशन में, रीजनिंग है, इंग्लिश है। इंग्लिश में आप लोग, बहुत अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है, वो है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। ये लूसेंट प्रकाशन की है। किसकी है ये, लूसेंट पब्लिकेशन की है ये। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन के क्षेत्र में लूसेंट ने बहुत नाम कमाया है अपना, ठीक है, बहुत नाम कमाया लूसेंट ने। तो लूसेंट की एक जनरल इंग्लिश करके आती है, काफी बड़ी सी अच्छी किताब है, देखने में मजा आएगी आपको। तो वो किताब आप लोग इंग्लिश के लिए परचेज कर लें। इसमें कंप्लीट ग्रामर दिया है। कंपटीशन में इंग्लिश में आपका वो क्या बातें हैं, मीनिंग, मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, ये कई सारी चीजें आपकी वर्ड मीनिंग में आती हैं। तो इंग्लिश के दो पार्ट है, एक तो वर्ड मीनिंग आती है कंपटीशन में और दूसरा ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्रामर और वर्ड मीनिंग के लिए ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। तो इसको आप लोग परचेज कर लें। जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर हैं, वो इन किताबों को परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज आपकी आती है जीएस, मतलब जर्नल स्टडी, जीएस, या इसको हम लोग जर्नल नॉलेज, जीके भी कहते हैं आप लोग, और या फिर करंट अफेयर्स। ये तीनों चीजें हैं, ये मिक्स में आती हैं। इस समय करंट अफेयर्स से भी बहुत कुछ पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स में क्या है कि ये पिछले एक साल या पिछले 6 महीने में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे कुछ भी हो, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें करंट अफेयर्स में आती हैं। तो करंट अफेयर्स, जीके वो होता है जनरल नॉलेज, जो फिक्स होता है, जो आपको जानना चाहिए। जैसे कुतुब मीनार किसने बनवाया, फिक्स है, क्या 2 साल बाद बदल जाएगा क्या, नहीं। तो जीके वो पॉइंट हैं जो फिक्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। और जनरल स्टडी, जीएस क्या है, जनरल स्टडी, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। सर कितना पढ़ते जाओ, बहुत पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। अभी तो आप इंटर पास करके आए हैं, छोटी छोटी किताबें थी, पढ़ लिया, कोचिंग पढ़ लिया, हो गया। कक्षा 12 में टीचर कहता पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इंटर के बाद टीचर नहीं कहेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे कहेंगे सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तो जीएस बहुत बड़ी चीज है। तो जो आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, समीक्षा अधिकारी, जो इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, वो लोग जनरल स्टडी पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, जीके वो तो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं भाई, जो भी जाता है इस कंपटीशन में वो तो जीके के लिए कौन सी किताब पढ़नी वो तो सब जानते हैं। क्यों, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से ही खरीद के लाके रख देते हैं, ये रिलूसेंट, इसको भी पढ़ता रहे, ये भी तेरे लिए काम करेगा, ठीक है। तो बच्चा तो जीके तो पढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए लूसेंट की सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो जो जीके है इसके लिए आप लोग लूसेंट ले लीजिएगा, लूसेंट की सामान्य ज्ञान है ये।
सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये लूसेंट की है। तो जीके के लिए आप लोग ये ले लीजिएगा। रेलवे में जीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जीके के लिए आप लूसेंट की किताब फॉलो कर सकते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिए। एक्चुअली मैं जहां पे हूं तो मैं एक अपना क्लब चलवाता हूं, ठीक है, अखिल एकेडमी क्लब। क्लब में कई सारे मेरे पास बच्चे आते हैं, तो क्लब में हम लोग लूसेंट को चलाते हैं। लूसेंट हम लोग वहां पे पढ़वाते हैं, लूसेंट को याद करवाते हैं, क्योंकि लूसेंट में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, इसके बाद खेलकूद, इसके बाद विविध, ये कई सारे पार्टों में बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट दे रखा है और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे कंपटीशन में नए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप इसको रट लीजिए, कैसे भी रट लीजिए। बच्चे कंपटीशन वाले बहुत पढ़ते हैं, मेरा पर्सनल व्यू है, बच्चे कंपटीशन वाले बहुत पढ़ते हैं, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। रात में 2 बजे जाओ तो जगते रहते हैं, सुबह जल्दी जग जाते हैं, पता नहीं कब सोते हैं कब नहीं सोते, मुझे खुद भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत कंपटीशन, बहुत पढ़ाई करते हैं वो लोग, उन्हें लूसेंट रटी होती है। अभी मैं परसों के दिन एक बच्चे से मिला था, लूसेंट, उसने कहा सर लूसेंट में आप मुझे पेज नंबर बता दीजिए। उसने कहा कि सर मुझे आप लूसेंट की किताब में पेज नंबर बता दीजिए, उस पेज नंबर में क्या लिखा हुआ ये मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा अच्छा, कह रहा हाँ ये सर। मैंने कब तैयारी कर रहा हूँ? बोला 3 साल हो गए मुझको तैयारी करते हुए। तो मैं कहा तुम्हें पूरी लूसेंट याद है? कह रहा सर पूरी लूसेंट भी याद है, लूसेंट के पेज मुझे याद है कि पेज किस पेज में क्या लिखा हुआ है, और फिर भी सर मेरा अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल कितना हाई है, तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आगे कंपटीशन में क्या है क्या नहीं है वो चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। क्योंकि ये सब बताने से ना आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। यदि आपको चीजें मालूम है कि यार कंपटीशन टफ है तो उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे। आपको लगता है नहीं यार अब इजी है तो उसी हिसाब से तैयारी करोगे। पहले के जमाने में लोग घर से आते थे और ले जाते थे कि चलो भैया पढ़ा दो, टीचर बन जाओ। अभी हमारे जो है दादाजी के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो आए थे लोग, मुझको पकड़ कर ले गए थे, वही चलो पढ़ाओ, टीचर लो, सरकारी बनो, सरकारी जॉब लो। और अब बच्चे जाके खड़े रहते हैं सरकार के पास कि ले लो ले लो ले लो, लेते नहीं कोई भी। ठीक है, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन ही बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लोग अपने माइंड को शांत रखें, हार्ड वर्क करें और हमेशा आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो जीके के लिए आप लूसेंट ले लें, और जनरल स्टडी के लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। जो लोग आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो बड़े बड़े यूपीपीसीएस जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन किताबों को ले लें। मैं ज्यादा किताबों के नाम नहीं बताऊंगा। यदि आप पर्सनली आप आईएएस या पीसीएस की किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहां पे मैं कुछ ही किताबों के नाम बताता हूं जो आप लोग ले लीजिएगा। एक बहुत अच्छी किताब आती है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी कोई भी कहीं भी कोई नहीं बताएगा आपको। परीक्षावाणी की ये परीक्षावाणी जो है ये पब्लिकेशन है। इसकी सारी किताबें आती हैं, अलग अलग आती हैं। इतिहास की आपकी अलग किताब आएगी इसकी, ठीक है। भूगोल की इसकी अलग किताब होगी। भूगोल में 2 किताबें हैं इसकी, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। तो इतिहास के लिए, भूगोल के लिए ये तो भूगोल में 2 किताबें इसकी आती हैं। इसके बाद ऐसे ही इसमें नागरिक शास्त्र की अलग है, संविधान की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है। तो जितनी भी आपकी ये सब सब्जेक्ट होते हैं ये सारी की सारी परीक्षावाणी पब्लिकेशन की आती हैं। एक किताब आपकी 150 या 170 रुपए की मिलेगी। आप पूरा कंप्लीट सेट आपका शायद 1000 या 1500 में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप लोग ये प्रकाशन ले लें, और जीके के लिए लूसेंट को तो आप लोग रट ही लें, रट लो। रट लिया तो जीएस में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा बेसिक चीजें थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं सर कौन सी किताब लें कौन सी किताब ना पढ़ें।
ठीक है, तो उसको ऐसी किताबें मिल जाती है जहां पे गलत चीज लिखी होती है। ठीक है, तो ये सारी किताबें वेरीफाइड है, पिछले 10 से 20 साल से ये किताबें चल रही हैं। ठीक है, और इनके कम से कम 11 12 प्रकाशन निकल चुके हैं। तो आप लोग इन किताबों को ले लें, इनको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग इन्हीं किताबों को परचेज करेंगे। चलिए, अब मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो कंपटीशन मैथ में आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है संख्या पद्धति। कौन सा टॉपिक है ये है हमारे पास आज का नया टॉपिक, संख्या पद्धति। ठीक है, ये टॉपिक जिसे हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, हम लोग इसे क्या कहेंगे, हम लोग नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, यूपीपीसीएल का, जितने भी मैंने एग्जाम के नाम बताए थे, इसकी जो पहली वीडियो है वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम हैं वो सारे मैंने बता रखे हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया है कि आप लोग कौन सा एग्जाम दें, कौन सा बेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। तो जितने भी एग्जाम मैंने पिछली वीडियो मैंने बताए हैं उन सभी एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से टॉपिक है मैथ में, वो मैं बताता रहूंगा आप लोगों को, जो सभी एग्जाम में आते हैं, मतलब कॉमन सिलेबस है। अगली वीडियो जो इसके और अगली वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको मैथ के वो सारे टॉपिक के नाम लिखवा दूंगा जो कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन मतलब क्या, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सभी एग्जाम में जो आते हैं वो मैं टॉपिक आप लोगों को बता दूंगा। वो टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा और उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्जाम दे, आप सभी एग्जामों के लिए ये काम करेगा। ठीक है, और ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जो एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते, जो बैंकिंग में आते हैं एसएससी में नहीं आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं स्टार्ट करता हूं संख्या पद्धति। ये कॉमन सिलेबस में है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसकी मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और कम समय में आप कैसे इन क्वेश्चनों को तुरंत हल कर सकते हैं वो आज मैं आपको यहां बताता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको क्या, संख्या पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि प्राकृतिक संख्याओं। जानते हैं ना आप लोग प्राकृतिक संख्याएं? देखिए, बहुत सारी किताब में सब संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है, कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपके काम की हैं। यदि मैं शुरू करूं कि भैया लिखवाना शुरू कर दूंगा आप लोगों की संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्या, ये सब लिखवाता रहूं तो टाइम वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं। सर कंपटीशन में क्या आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, वो आप बताइए हमको, कि कोई भी क्वेश्चन है, ऑप्शन है, फट से हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, यदि आपने मैथ को कम टाइम में सॉल्व कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा, क्योंकि मैथ ही आपका स्कोर बढ़ाती है। ठीक है, मैथ ही आपका स्कोर बढ़ाएगी। इसलिए यदि आपने मेरे इस चैनल से मैथ के सारे टॉपिक पढ़ लिए तो आपकी मैथ की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और खासकर जो बैंकिंग करना चाहते हैं जो बच्चे, ठीक है, जो भी गर्ल्स या जो भी बॉयज बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वो तो खासकर इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कम से कम 15 नंबर का यही टॉपिक आता है, नंबर सिस्टम से ही पूछा जाता है। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहां से पूछे गए हैं, संख्या पद्धति से ही पूछे गए हैं। तो चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे पीओ एसओ का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, सभी में ये चीज तो बहुत पूछी जाती है। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक स्टार्ट किया है
ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्याओं की योगफल पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हल करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में प्रश्नों की जो कैटेगरी होती है, प्रश्नों के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पूरा एक साथ पूरा नहीं बता दूंगा, मैं प्रश्नों के अनुसार उस टॉपिक को कवर करूंगा, ना कि टॉपिक के अकॉर्ड प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, इसमें मिक्स हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं ये कहूं कि योगफल है, तो योगफल में देखो पहला होता है क्या, पहला है क्रमागत संख्याओं का योगफल। आप लोग इसकी आगे एक अच्छी सी फेयर बनाएंगे और इन सारी चीजों को आप लोग नोट करते रहेंगे। आप लोग एक कॉपी बनाइए मेरे अखिल एकेडमी मैथमेटिक्स के नाम से। ठीक है, उसमें आप जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है वो भी आप अच्छे से नोट कर लें। आज की वीडियो में जो भी चीज मैं बोलता हूं, काफी कुछ चीजें मैं बोल जाता हूं, लिखता नहीं हूं, तो उनको भी आप लोग बीच बीच में नोट करते रहें। और जो चीज मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे किताबों के नाम हैं, ठीक है, ये आप लोग वहां नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू में कुछ नहीं बताता। जो आपके काम की चीजें हैं वही मैं आप लोगों से बताऊंगा, वही चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो जो भी है उसे आप लोग नोट करते रहें। यदि आप नहीं तुरंत नोट कर पाते तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए करें बीच में ही वीडियो के, या वीडियो एंड होने के बाद में, और उसके फिर आप एक नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैं जो आपको लिखवाऊंगा बहुत अच्छी चीज लिखवाऊंगा और उसको फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता है। कंपटीशन कब खत्म होगा, जब आपकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जब आपको पहली सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो तब तक आप ये नोट्स आपके साथ देगी, और इसके बाद आप किसी और को भी नोट दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। चलिए, तो जैसे इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरा मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि इसमें किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन है कि 22, 22, 23, 24 डॉट 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 कहां तक, मैं चलो मैंने कर दिया, मैंने 72 तक कर दिया। कहां तक कर दिया मैंने, 72। अब मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 22, 23, 24, इसका मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, कहां तक, 72 तक, 72 तक। तो अब आपको इन संख्याओं को जोड़ना है, इन संख्याओं को जोड़ करके उसका योगफल क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखिए। एक बार आपको ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक है, उसको आप यदि समझ लेंगे तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाएं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए, आप लोग उनको आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल कोई भी टाइम लगेगा, आप उसको अच्छे से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका योगफल, मतलब बीच में क्या है, 22 को जोड़ो, 23 को जोड़ो, 24 को जोड़ो, तक जोड़ते चले जाओ, कहां तक, 72 तक की जितनी संख्या है सबको जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसमें कितनी संख्याएं हैं वो जाननी पड़ेंगी। इसमें कितनी संख्याएं हैं, 22, 23, 24, 25। तो क्या आप गिनते रहो क्या, हाँ सर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, क्या इस तरह गिनते रहो क्या, अरे नहीं, हमको तो कम टाइम में तुरंत सॉल्व करना है। तो किसी श्रेणी में संख्या निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लें। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि n क्या है आपका, इस श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं वो निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है, यहां पे आपका अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या
बटे यहां पे आप करेंगे क्या, सार्व अंतर। ठीक है, अंतिम का मतलब क्या है, अंतिम संख्या मतलब 72 माइनस प्रथम संख्या मतलब 22 बटे सार्व अंतर, जो भी इनके बीच में अंतर है। ठीक है, और प्लस यहां पे आप 1 कर देंगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ क्या, किसी भी श्रेणी में संख्या को निकालने के लिए। ठीक है, और यदि इसके बाद आपको योग निकालना है तो जो योग होगा वो होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम बटे 2, और किससे गुणा करा देंगे, गुणे n कर देंगे, ये योग निकाल लेगा। ठीक है, क्या कर देंगे, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 करेंगे, और किसका, n का गुणा, n क्या है जो आप यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको अप्लाई करते हुए इसको मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, एक सॉल्व करूंगा, इसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए, कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो चल इसका n निकालू मैं, तो n बराबर क्या निकलेगा, देखो अंतिम, अंतिम क्या है 72 माइनस प्रथम क्या है 22, ठीक, बटे सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना है आपका, एक ही तो है, 22 23 24 25, एक एक का अंतर है, तो क्या आ आपका 1, और यहाँ क्या कर देंगे प्लस का 1, ये लिखा 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका, बढ़ते जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ गया 51। मतलब इस पूरी श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, 51 संख्याएं हैं। चलिए अब योग निकालना है इसका, तो जो योग हो जाएगा, योग बराबर क्या है, अंतिम संख्या 72 प्लस प्रथम संख्या है 22 बटे 2, और इस पूरे में गुणा करना किसका, n का, n क्या है आपका 51। चलिए तो जोड़ देंगे तो 2 2 4 7 2 9 बटे 2 गुणे 51, तो कितना है डिवाइड करो, तो 2 चौको 8 सत्ते 14 गुणे 51, इसका गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बताता हूं मैं, 7 बना 35 3 5 को 20 3 23, तो 7 5 4 9 3 2, तो इसका आ जाएगा 2 3 9 7, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा आप लोग, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, कैसे भी ये क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत हो जाएंगे। अभी मैंने आपको ये चीज समझाई है तो इसलिए इसमें आपको टाइम लगा, यदि आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये सवाल आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तो उसे आप लोग घर में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताता हूं, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग अभी यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर में करने के लिए दूंगा, और आप लोग उसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3, चलो 3 ले लेते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्सर ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो कैसे करते हैं, देखो 10 के प्रथम 10 गुणज का मतलब है 10, 3 का पहाड़ा, मतलब इससे श्रेणी क्या बनेगी, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ऐसे करते करते कहां तक 10 बार, मतलब 10 तिहाई 30, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 30 आया कि नहीं आया, मतलब वो यही कह रहा है, इसको इसने हिंदी में लिख दिया कि 3 के प्रथम 10 गुणज, मतलब क्या हुआ 3 से लेकर के 10 तक में ले जाओ तो 30 आएगा लास्ट में, और शुरू में कितना आ जाएगा 3। तो अब इस तरह के प्रश्नों में आपको n नहीं निकालना। अभी देखो मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में n निकाला कि नहीं निकाला, इसमें
क्यों? क्योंकि सर हमको तो यहाँ पे संख्या मालूम ही नहीं है, कितनी संख्याएं हैं, इसलिए हमने यहाँ पे n को निकाला। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि n कितना है, कितना है? देखो n ये लिखा हुआ है, 3 के प्रथम 10 गुणज ऑलरेडी दे दिया n, तो अब आप इसमें n निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फट से आ जाइए योगफल में। तो क्या हो जाएगा? अरे सर योगफल, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे n, ठीक है, n ये, तो n का मान रख दीजिए। तो चलो मैं यहाँ पे मान रख दूं, तो n का मान कितना है आपका? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 3 33 गुणे 2 से काट दीजिए, 5 5 कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 3 15 है 16, 165। ठीक है, मुझको तो आपको 5 सेकंड लग भी गया होगा लगाने में, आपको तो और भी कम लगना चाहिए। ठीक है, आपको इतना सब नहीं लिखना है, योगफल है, इसको जोड़ लो, 33 गुणे 10 बटे 2 भाग कर लो, फट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यदि आपको ये चीज नहीं मालूम तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। यदि ये चीज आपने सीख ली, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है। टाइम की पाबंदी की वजह से आज मैं आगे का कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए आप लोग यहीं तक आज की वीडियो में हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन देता हूं, उनको आप लोग मुझे करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 36, फिर आप लिख लीजिए 39, फिर 42, फिर इस तरह से करते करते, ठीक है, आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा, यहां पे आप कर लीजिए 146 कर लीजिए। ठीक है, इसका आपको योगफल निकालना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। क्या? 120, अगला क्वेश्चन है 120, 125, 130, ऐसे करते करते हम लोग इसको ले लेते हैं 600 तक, 600 तक। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चनों का आप लोग आंसर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। इनका आपको सिंपल योगफल निकालना है। ठीक है, और इसी आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, बहुत आसान पड़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही होगी। इसमें काफी कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया और अगली जो वीडियो होगी उसमें भी मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को और अपने ग्रुप में इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि यही चीज हमारे लिए बेनिफिट होती है। आप लोग तो घर बैठे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम लोग की जो मेहनत होती है वो इसी पर आधारित होती है। तो प्लीज आप लोग जो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उस बेल आइकन से आपको सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हाँ, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं वो मुझको बहुत उत्साहित करते हैं। बहुत सारे छात्रों के अच्छे कमेंट आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं कमेंट की वजह से मैं इतनी यहाँ मेहनत करता हूँ और मैं और भी अच्छा करना चाहता हूँ। और मैं सभी से यह आग्रह भी करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी कमी है मेरे अंदर या फिर कुछ और गड़बड़ी है तो आप लोग कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं और मैं अपने आप को उससे भी और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज तक के लिए यही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।